नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, एसएससी जीडी का पेपर आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट है और आप सभी को पता है कि पेपर आपका 30 मई तक चलेगा। सीटी इंटीमेशन आउट हो चुका है। अगर आपने अपना सीटी चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर आपका 2026 में कब है और कहाँ आपका सेंटर है। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि बार बार आपके पेपर में पूछे गए सवाल हैं। तो ये सेशन आज आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है ये, जिनका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का है उनके लिए। तो आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वह है दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना यूपी है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे छोटा स्टेट आपसे पूछ ले तो वह है आपका सिक्किम। अगला सवाल जो है, ध्यान से देखिएगा, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही थी। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में देखने को मिली थी, यही आपको बताना है। देखिए, भारत की जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो 1961 से 1971 के दशक में देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। कल मैंने 100 करेंट अफेयर्स का क्लास कराया था आपके एग्जाम के लिए स्पेशली। आज मैंने एक पूरे 100 के हिस्ट्री जीके का क्लास कराया है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है, आधुनिक भारत का इतिहास। उस वीडियो को जरूर देख लेना। उससे पहले भी मैंने स्टैटिक जीके के 2-3 क्लास ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, उन क्लासों को आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। साथियों बताना, जनसंख्या घनत्व जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर किसी का है तो वह है बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन ये जो जनसंख्या घनत्व है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, क्यू किस खेल से संबंधित शब्द है। ये खेलों से संबंधित शब्दवाली भर भर के पूछे जाएंगे। खेल से संबंधित जो माप तोल होते हैं, गेंद का वजन, स्टेडियम की लंबाई, ठीक है, बास्केट की लंबाई, बास्केट की चौड़ाई, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और मैं सारा सब कुछ आपको कराऊंगा। स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड चैनल है, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में तो जरूर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्लासेस टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ आपको। देखिएगा, क्यू किस खेल से संबंधित शब्द है, तो क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। साथियों, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है और कई बार पूछ भी चुका है। तो गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। देखो, क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताइए, इनमें से कौन सा खेल है जिसमें बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, बुल्स आई ये जो शब्द है, ये जो शब्दावली है, इसका संबंध होता है शूटिंग से। तो शूटिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो शूटिंग में। आगे देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था। बताइए, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था। तो भाई करेक्ट आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए, ऑप्शन नंबर डी अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है। बताइए, ये जो नृत्य आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है साथियों शास्त्र नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्र नृत्य हैं, 8 में से 4 आपको यही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य है जो अकेला नहीं किया जाता है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आप एकल इसको कर सकते हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी एकल कर सकते हैं। मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप अकेले कर सकते हैं। लेकिन ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ये अकेला नहीं किया जा सकता है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, बताइए इनमें से कौन एक भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर टी एन कृष्णन। प्रोफेसर टी एन कृष्णन जो कि भारत के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। अभी मैंने बताया था आपको मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का, और इसका जो विकास है वो केरल में ही हुआ है। याद रखना ये जो केरल राज्य है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक तो आपका हो गया मोहिनीअट्टम और एक कथकली, ये भी आप याद रखेंगे। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए अगला सवाल है गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। पेपर आपका ऐसे ही आएगा, एग्जैक्ट आएंगे, यही लेवल रहेगा और यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, केवल यही नहीं इससे पहले भी जो मैंने करवाए हैं। तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, केरल में। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे। देखिए गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी से। ओडिसी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो है प्राचीन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। देखिए करेक्ट आएगा वीणा। एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मुगल सम्राट था जो कि वीणा बजाता था, तो याद रखिएगा औरंगजेब। कौन भाई, तो औरंगजेब, ठीक है औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल है ध्रुपद गायन। देखिए ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। ये संगीत घराने वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है, तो ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर घराना। अगला है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बताइए गौतम बुद्ध के जीवन की वो कौन सी घटना है जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा उनका गृह त्याग। देखिए गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। देखिए जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, ठीक है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बोध गया। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। अभी मैंने आपको बताया था कि मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों ही केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। बताइए रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आएगा शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर डी। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दमयंती जोशी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक या कथक जो आप बोल लो, ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए अगला सवाल है आपका बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और बिहू याद रखना असम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। और बिहार असम में जो है ना कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। बताइए ये जो लोक नृत्य है पनिहारी लोक नृत्य ये कहाँ पर प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। साथियों बताइए भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पंजाब। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब के लोकप्रिय नृत्य हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों हॉकी से। देखिए सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो भाई सीके नायडू ट्रॉफी भी जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट होगा क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताएंगे सभी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो अभी ध्यान से देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है साथियों, बताइए मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई ध्यान से देखिएगा, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर कर रहे हैं फुटबॉल तो बिल्कुल करेक्ट होगा। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। ये पूछे जाते हैं इसीलिए करवा रहे हैं। देखो, शारजहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी या किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। साथियों, ये जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, इनमें से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, तो याद रखना फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। वैसे तो नेहरू ट्रॉफी जब मिले तो आपको हॉकी ही करना है ज़्यादातर प्रेफर, लेकिन देखिए नेहरू कप जो है फुटबॉल से भी जुड़ा हुआ है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से भी है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट खास करके हॉकी से ही संबंधित होता है। इसका आंसर भी एसएससी ने जब पूछा था तो हॉकी ही दिया था। अगला सवाल देखिएगा, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए, ठीक है, बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में इनमें से कौन सा खेल है जिसके लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। करेक्ट होगा बॉक्सिंग में यानी मुक्केबाजी में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला सवाल है, दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है साथियों, बताइए दीपा कर्माकार का संबंध किस खेल से है। ध्यान से देखिएगा, दीपा कर्माकार का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है। भारत की एक जिम्नास्ट प्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, ये तो सही है। लेकिन सूर्य कुमार यादव शतरंज नहीं खेलते हैं, बल्कि सूर्य कुमार यादव क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जोड़ा गलत था और आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि में से सुविख्यात है। यानी बेसिकली आपको बताना यह है कि बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो ये भारत की एक तैराक है, तैराकी से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तैराकी। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। साथियों, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। देखिए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था। अगर बात करें हम हरित क्रांति की, तो देखिएगा इसको साथियों भारत में किसने शुरू किया था, तो एमएस स्वामीनाथन जी ने। अगला सवाल है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। देखिए, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन नंबर सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम से, अभी मैंने आपको बताया था। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण बताना है किस ईयर से किस ईयर के मध्य तक रहा था। देखिए, भारत में हरित क्रांति का जो फर्स्ट फेज है ये 1960 से 1970 के बीच में रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो शुंग राजवंश का अंतिम राजा था। बताइए शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, यही आपको बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देवभूति अगर आप यहाँ आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों, देवभूति करेक्ट आंसर होगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो महापद नंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महापद नंद। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उगादि पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। याद रखना, उगादि पर्व फेमस कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है कर्नाटक। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, केरल में। केरल करेक्ट आंसर है। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बताइए, पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जगन्नाथ। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा मिजोरम में। मिजोरम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक है? तो करेक्ट आएगा 1106। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना होता है, प्रथम महीना वो होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो यहाँ करेक्ट आंसर अंतिम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फाल्गुन। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? बताइए, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शक संवत को। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? साथियों बताएंगे सभी, खानवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? भाई देखो, खानवा का युद्ध ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 16 मार्च 1527। चलिए आगे देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कुजुल कड़फिसस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कड़फिसस। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और एक क्वेश्चन जो है वो मैं और आपको बता देता हूं, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नरवर्धन ने। नरवर्धन जिन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो साथियों, आज की इस क्लास में बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। टोटल 51 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया स्टैटिक जीके के, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे सभी साथी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसा लगा है, और अगर आपने सीटी चेक कर लिया है तो ज़रूर बताना आपका पेपर कब है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।